इनॉटमी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इनॉटमी किसे कहते हैं और इनॉटमी की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। माइक्रोस्कोपिक इनॉटमी से लेके ऑस्टियोलॉजी तक जितनी भी ब्रांचेस होती है उन्हें आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इनॉटमी। इनॉटमी जो होती है क्या होती है? इनॉटमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है। जो फर्स्ट लेवल होता है वो भी सेल होता है, मीन्स सेलुलर लेवल। फर्स्ट लेवल से लेके लास्ट लेवल तक, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म लेवल, जब पूरी बॉडी बन जाती है, जितने भी पार्ट्स आते हैं, जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, सेल लेवल से लेके ऑर्गेनिज्म लेवल तक, उनकी स्ट्रक्चर्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट ब्रांच इज कॉल्ड इनॉटमी। और वो ऑर्गन जिसकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, उस ऑर्गन का बाकी ऑर्गन के साथ क्या रिलेशनशिप है, उसे भी हम इनॉटमी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की बात करें, हार्ट जो है दो लंग्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। अगर हार्ट और लंग्स के रिलेशनशिप की बात की जाए तो हार्ट लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमी जो है उसमें हम साइज को स्टडी करते हैं, शेप को स्टडी करते हैं, कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, लोकेशन को स्टडी करते हैं। हार्ट जो होता है, फॉर एग्जांपल हार्ट का साइज़ क्या है वो देखेंगे, हार्ट की शेप कैसी होती है, हार्ट की शेप कॉनिकल शेप होती है, कोन लाइक शेप होती है, हार्ट कैसे बना होता है। हार्ट एक मस्कुलर आर्गन है जो कि मसल से मिलके बना है, कार्डिक मसल से मिलके बना है। हार्ट जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे है? हार्ट जो होते हैं वो थोरिक्स में स्टर्नम के बिहाइंड पे प्रेजेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करती हैं और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करती हैं। बॉडी स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशन, रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स, इन सब को स्टडी करती हैं। अब जो रिलेशनशिप को, स्ट्रक्चर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, उससे ग्रॉस स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करेंगे और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी स्टडी करेंगे। ग्रॉस स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम विद आई स्टडी कर सकते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होती है जिन्हें हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं, मीन्स इन्हें विद आई स्टडी नहीं कर सकते। ब्रांचेस ऑफ इनॉटमी। इनॉटमी जो होती है उसे ब्रॉड लेवल पे, बेसिक लेवल पे दो ब्रांचेस में स्टडी किया जाते हैं। फर्स्ट वो होती है जो बहुत छोटी होती है, दूसरी जो वो होती है जो बहुत बड़ी होती है। मीन्स के या तो वो स्ट्रक्चर्स जो हम स्टडी कर रहे हैं या वो बहुत छोटी होंगी, हम उन्हें विद आई स्टडी नहीं कर सकेंगे, या वो बड़ी होंगी, हम उन्हें विद आई स्टडी कर सकेंगे। अब वो स्ट्रक्चर्स जो बहुत छोटी है हम उन्हें विद आई स्टडी नहीं कर सकते। हम उन्हें कैसे स्टडी करेंगे? हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। और वो स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम विद आई स्टडी कर सकते हैं उन्हें विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम विद आई स्टडी नहीं कर सकते, हम उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करते हैं। उन्हें जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट ब्रांच इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक इनॉटमी। और वो स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम विद आई स्टडी कर सकते हैं, वो ऑर्गन्स जिन्हें हम विद आई स्टडी कर सकते हैं, ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर्स, तो दैट विल इंक्लूड इन मैक्रोस्कोपिक इनॉटमी। मीन्स के एक माइक्रो होती है और एक मैक्रो होती है। माइक्रो वो होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, और मैक्रो वो होती है जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करते। अब जो माइक्रोस्कोपिक इनॉटमी है इसमें क्या आता है? सेल आती है, टिश्यूज आती है, ऑर्गन्स आती है, इनकी स्ट्रक्चर्स को हम अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। सेल की ऑर्गेनेलिस को, साइटोप्लाज्म को, प्रोटोप्लाज्म को, साइटोसोल को, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, मीन सेल की जितनी भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें अंडर माइक्रोस्कोप जिस स्टडी करेंगे इन द ब्रांच माइक्रोस्कोपिक इनॉटमी। टिश्यूज जो होती हैं उन्हें भी अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। ऑर्गन्स जो हैं उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे। पर्पस क्या होता है? हम माइक्रोस्कोपिक इनॉटमी को पढ़ते ही क्यों हैं? इसका पर्पस, फर्स्ट पर्पस है फोरेंसिक, मीन्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए इसे यूज़ किया जाता है। और दूसरा पर्पस जो है दैट इज़ रिसर्च फॉर स्टडी पर्पसेस।
नेक्स्ट ब्रांच है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है ऐसी ब्रांच है दैट विल इंक्लूड इन माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। बेसिक लेवल पे दो ब्रांचेस थे ना, माइक्रो एंड मैक्रो। अब मैक्रो और माइक्रो को फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है। तो साइटोलॉजी जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आती है। मीन्स कि जब हम सेल की स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी, वो अंडर माइक्रोस्कोप करेंगे। सेल की स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, सेल की ऑर्गेनेलिस को, सेल के फंक्शंस को, सेल की पैथोलॉजी मीन्स डिसीजेस को। डायग्नोसिस पर्पस के लिए यूज़ होता है। मीन्स कि हम पढ़ते ही क्यों हैं, मीन्स इस ब्रांच का पर्पस क्या है। इसका फर्स्ट पर्पस है डायग्नोसिस पर्पस, मीन्स के फॉर इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, एंड द सेकंड इज रिसर्च फॉर स्टडी पर्पसेस। मीन्स कि मेडिकल फील्ड में इसे यूज़ किया जाता है। अब हमें नॉर्मल हेल्दी सेल का फॉर एग्जांपल पता है, हमें पता है नॉर्मल हेल्दी सेल कैसा होता है। तो जब वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा तो हम कह सकते हैं ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल कंडीशन में है, ये कैंसर कंडीशन में है, ये ट्यूमर कंडीशन में है, इसमें कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ है। तो बेसिकली इसका जो पर्पस है वो डायग्नोसिस है और रिसर्च है। मीन्स कि डिफरेंट डिसीज़ेस की डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है और फॉर स्टडी पर्पस यूज़ होता है। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में टिश्यूज़ को स्टडी किया जाता है। टिश्यूज़ को अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है। टिश्यू की कंपोजिशन देखी जाती है, टिश्यू बना कैसे हुए, टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू की शेप, टिश्यू का फंक्शन। एक टिश्यू कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यूज़ होती हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं और कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। अब जो एपिथेलियल टिश्यूज़ होती है अगर उनकी बात की जाए तो वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। कंपोजिशन की बात की जाए तो एपिथेलियल टिश्यूज़ एपिथेलियल सेल्स से मिलके बने होते हैं। इनकी शेप्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। अब जो फ्लैट शेप में होंगे वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ होंगे, जो क्यूब शेप में होंगे वो क्यूबाइडल होंगे। और अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो ये बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ह्यूमन बॉडी से अब माइक्रोस्कोप के अंडर अगर टिश्यूज़ को हमने स्टडी करना है तो ह्यूमन बॉडी से एक टिश्यू का सेक्शन लिया जाता है, उसे स्टेन किया जाता है। मीन्स एक कलर दिया जाता है ताकि जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसे स्टडी करें तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। पर्पस इसका क्या होता है, पर्पस इसका होता है डायग्नोसिस पर्पस, फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिसीजेस। नेक्स्ट इज ग्रॉस एनाटॉमी। अगर बेसिक लेवल पे देखें जाए तो ग्रॉस एनाटॉमी जो है ये मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। मीन्स कि ऐसी ब्रांच जिसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे। ग्रॉस एनाटॉमी जो होती है इसमें ह्यूमन बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितनी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होती हैं, हम उन्हें विद आइज स्टडी करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज़ नहीं करेंगे। इसे मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी भी कहा जाता है। और ये मैक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं होती। इसमें हम लार्ज स्केल पे ऑर्गन्स को फोकस कर रहे होते हैं, टिश्यूज़ को, और उनको विद आई स्टडी कर रहे होते हैं, जिसमें लंग्स भी आते हैं, हार्ट आता है, किडनी आता है और ह्यूमन बॉडी के स्केलेटन के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आते हैं। लंग्स से अगर लंग्स की बात करें, लंग्स 2 होते हैं, उन स्पॉन्जी होती हैं, उसके अलावा मिडी स्टेनियल प्लेस में प्रेजेंट होती है, उनके आसपास प्लियोरा लेयर होती है। और अगर किडनी की बात की जाए, किडनी जो होते हैं, किडनी को अगर ग्रॉस लेवल पे देखा जाए, किडनी जो होती है 2 होती हैं। मीन्स किडनी जो होती है पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लंबर लीजन में होते हैं। इनकी शेप जो होती है पेन शेप होती है। और जितने भी स्केलेटन के पार्ट्स होते हैं उन्हें स्टडी करते हैं। मीन्स हम फोर लिप्स को स्टडी कर रहे हैं, अपर लिप्स को स्टडी कर रहे हैं या लोअर लिप्स को स्टडी कर रहे हैं। दैट विल इंक्लूड, अगर हम उनको विद आई स्टडी कर रहे हैं, दैट विल इंक्लूड इन क्रॉस एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल अगर हम अपर लिप्स की बात करें तो ह्यूमरस को स्टडी कर रहे हैं, रेडियस अल्ना को स्टडी कर रहे हैं, कार्पल्स को, मेटाकार्पल्स को, फ्लेंचेस को। और अगर लोअर लिप्स की बात की जाए तो वहाँ पे हम फीमर को, टीबिया को, फिब्यूला को, टार्सल्स को, मेटाटार्बल्स को और फ्लेंचेस को। मीन्स के जब हम स्ट्रक्चर्स को विद आई स्टडी करेंगे, विदाउट माइक्रोस्कोप स्टडी करेंगे, दैट विल इंक्लूड इन क्रॉस एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज सरफेस एनाटॉमी।
सरफेस एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें ह्यूमन बॉडी के सरफेसेस को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी किया जाता है और उन एक्सटर्नल फीचर्स का इंटरनल फीचर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर नोज़ है, नोज़ को आप टच करें आपको एक बोन फील होगी, दैट बोन विल बी नेजल बोन। आप कह सकते हैं कि यहाँ नोज़ के अंडर नेजल बोन प्रेजेंट है। मीन्स कि आपके पास इतना नॉलेज है कि आपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी किया और इंटरनल स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लिया। मीन्स कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशनशिप है उसे जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे दैट विल बी सरफेस एनाटॉमी। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल डायग्नोसिस, इसका क्या मीनिंग है? अब आपके पास एक पेशेंट आया दैट उसका कलर जो है वो येलो है। आपने फिजिकल एग्जामिनेशन की कि उसका कलर येलो है और फिजिकल डायग्नोसिस मीन्स कि आपने कह दिया कि उसे जॉन्डिस की डिसीज है। अब जो सरफेस एनाटॉमी होती है इसको सुपरफिशियल एनाटॉमी भी कहा जाता है, विजुअल एनाटॉमी भी कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल में क्या आता है? स्किन आता है। नेक्स्ट ब्रांच है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी के रीजन्स को स्टडी किया जाता है। कोई ख़ास रीजन होता है उसको लेते हैं और उसे स्टडी करते हैं। ह्यूमन बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी को 7 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। ह्यूमन बॉडी को जब पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, पार्ट्स में अगर उसे कट डाउन करती है, डिवाइड करती है, तो वो पार्ट्स 7 होंगे और उस 7 मीन्स के पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 7 रीजन्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट विल बी नेक से, नेक हो गया, नेक के ऊपर हेड हो गया, अपर लिप्स होगी, लोअर लिप्स होगी, थॉरिक्स हो गया, एब्डोमेन हो गया, पेल्विस हो गया। अब ये 7 रीजन है। अब इस 7 रीजन से हम कोई एक रीजन उठाते हैं, उस एक रीजन को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने अपर लिप्स को लिया। अपर लिप्स जो हैं उनमें हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे शोल्डर गर्डल होता है, क्लाविकल बोन होती है, ह्यूमरस होता है, उसके अलावा रेडियस होता है, अल्ना होता है, टार्सल्स जो होते हैं वो लोअर लिप्स में होते हैं। तो अपर लिप्स में क्या होती है? कार्पल्स होते हैं, कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं और फ्लेंजेस होती हैं। अब लोअर लिप्स की बात की जाए तो लोअर लिप्स में क्या होते हैं? टार्सल्स होते हैं। अपर लिप्स में कार्पल्स थे तो लोअर लिप्स में टार्सल्स होते हैं। फ्लेंजेस होती है, मेटाटार्सल्स होती हैं, टीबिया होता है, फिब्यूला होता है और फीमर बोन होती है और पेल्विक गर्डल होता है। मीन्स कि जब हम एक रीजन को लेके उस रीजन की डीप स्टडी करेंगे, वो जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे दैट ब्रांच विल बी रीजनल एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच है सिस्टमिक एनाटॉमी। सिस्टमिक एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम ह्यूमन बॉडी के किसी एक खास सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं। ह्यूमन बॉडी की एक ख़ास सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स होती हैं उन्हें स्टडी कर रहे होते हैं और उन ऑर्गन्स को एज अ सिस्टम स्टडी कर रहे होते हैं। जस्ट लाइक रिस्पायरेटरी सिस्टम। अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात की जाए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जब हम ऑर्गन्स को एज अ सिस्टम स्टडी करेंगे दैट विल बी इंक्लूड इन सिस्टमिक एनाटॉमी। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज़ आते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आते हैं, नेज़ल कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रिल्स, फेरिक्स आते हैं। फेरिक्स जो होता है उसका नेज़ोफेरिक्स फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्टली इंक्लूड होता है। देन लैरिक्स आते हैं, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकाई आते हैं, ब्रोंकियोल्स आते हैं, अल्वियोलाई आता है, लंग्स आते हैं। मीन्स कि ये जितने भी ऑर्गन्स एक सिस्टम बना रहे हैं और जब हम इन सारे ऑर्गन्स को एज अ सिस्टम स्टडी करेंगे दैट विल बी इंक्लूड इन रिस्पायरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम में ब्रेन्स आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आता है। मीन्स ब्रेन्स आता है और नर्व्स आती है। यूरिनरी सिस्टम की बात की जाए तो यूरिनरी सिस्टम में किडनी आता है, यूरिटर आता है, यूरिथ्रा आता है, ब्लैडर आता है। मीन्स कि जब सारे सिस्टम के जितने भी ऑर्गन्स है और उन सारे ऑर्गन्स को एज अ सिस्टम स्टडी करेंगे दैट विल बी इंक्लूड इन सिस्टमिक एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें स्टडी करती है बाय यूजिंग इमेजिंग टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप की इमेजिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और उन्हें
इमेजिंग टेक्निक्स को यूज़ करके हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। जिन इमेजिंग टेक्निक्स में एक्सरेज आती हैं, सीटी स्कैन आती हैं, एक्सरे को यूज़ करेंगे और ह्यूमन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सीटी स्कैन को यूज़ करेंगे और ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है उन्हें स्टडी करेंगे। एक्सटर्नल जो होती हैं उन्हें नहीं स्टडी करेंगे। इसके अलावा एमआरआई आते हैं इमेजिंग टेक्निक्स में। अब जो रेडियोग्राफिक एनाटॉमी है, इसका अदर नेम जो है दैट इज़ रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी। इसका पर्पस क्या होता है इस ब्रांच का? इस पर्पस मीन्स कि एक्सरेज को यूज़ करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इसका पर्पस क्या है? फर्स्ट पर्पस इज डायग्नोसिस पर्पस एंड द सेकंड इज रिसर्च पर्पसेस, स्टडी पर्पसेस। डायग्नोसिस किया जाता है और देन उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई आप एक्सरेज में फॉर एग्जांपल आपने किसी बोन का एक्सरे करवाया, आपने देखा बोन जो है वो टूटी हुई है, देन आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पर्पस हो गया। दूसरा क्या होता है? फॉर स्टडी पर्पसेस। जब आप कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, कोई स्टडी कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम यू यूज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें जो फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है, साइकोट से एम्ब्रायो बनता है, देन फीटस बनता है, वो सारी डेवलपमेंट जो हो रही होती है उसे जिस ब्रांच में स्टडी करती है दैट ब्रांच इज एम्ब्रायोलॉजी। इसमें जो है फर्स्ट वीक से लेके 8 वीक तक स्टडी करते हैं। 8 वीक तक जो है फीटस जब तक बन जाता है, जो फर्स्ट 8 वीक की स्टडी होती है दैट विल इंक्लूड इन एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायो डेवलपमेंटल एनाटॉमी ऐसी ब्रांच होती है जिस ब्रांच में जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाते हैं, वहाँ से लेके डेथ तक जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसे डेवलपमेंटल एनाटॉमी में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज कंपैरेटिवली एनाटॉमी। कंपैरेटिवली एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में डिफरेंट स्पीशीज़ का कोई ऑर्गन, कोई रीजन लिया जाता है और उसका कंपैरिजन किया जाता है और कंपैरिजन करके कंक्लूड किया जाता है क्या डिफरेंसेस थे और क्या सिमिलरिटीज़ थी। फॉर एग्जांपल बर्ड है, डॉग है, ह्यूमन है, व्हेल है, इनका एक मीन्स के ऑर्गन लेंगे, एक रीजन लेंगे, देन कंपैरिजन करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि इनमें क्या सिमिलरिटीज़ थी और क्या डिफरेंसेस थे। इन सिंपल अगर बात की जाए तो कंपैरेटिवली एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में कंपैरिजन किया जाता है। डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके कोई ऑर्गन लेके उसका कंपैरिजन किया जाता है और सिमिलरिटीज़ जो होती है, जो डिफरेंसेस होती हैं, उन्हें देखा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच जो है दैट इज जूटोमी। जूटोमी ऐसी ब्रांच है जिसमें एनिमल्स की स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। जूटोमी जो होती है इसे एनिमल एनाटॉमी भी कहते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। एनिमल्स को डाइसेक्ट किया जाता है, देन उनको एग्जाम किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज फाइटोटोमी। फाइटोटोमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में प्लांट्स की स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है। जो फाइटोटोमी होती है इसे प्लांट एनाटॉमी भी कहा जाता है। प्लांट्स जो होते हैं उन्हें डाइसेक्ट किया जाता है, देन उन्हें एग्जाम किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का जो नॉलेज होता है उसे क्लिनिक पे अप्लाई किया जाता है फॉर फाइंडिंग एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस एंड देन उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एंडोस्कोपिक एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में ह्यूमन बॉडी की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं उन्हें स्टडी किया जाता है बाय यूजिंग एंडोस्कोप। एंडोस्कोप जो होता है एक ट्यूब होती है, जो ट्यूब थिन होती है, फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है और इस ट्यूब के साथ कैमरा लगा होता है, लाइट लगी होती है। इस ट्यूब को बॉडी में पास किया जाता है और ये जब बॉडी में पास आउट होती है देन ये इसके साथ कैमरा और लाइट होता है और उसकी हेल्प से हम ह्यूमन बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस डायग्नोसिस पर्पस होते हैं। डिफरेंट सर्जरीज में यूज़ किया जाता है एंडोस्कोप को और इसका पर्पस जो होता है रिसर्च मीन्स स्टडी पर्पस होते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज पैथोलॉजिकल एनाटॉमी।
पैथोलॉजिकल एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में स्टडी की अगर कोई डिसीज़ होती है, उस डिसीज़ की वजह से जो भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं, मींस के उस जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, दैट ब्रांच इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। अब वो स्ट्रक्चर्स जो मींस माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, मींस कि छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी डिसीज़ से किसी सेल की स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, ऑर्गन की, टिश्यू की, तो उसे जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे दैट विल बी पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है डायग्नोसिस पर्पस, और मींस के पहले तो डायग्नोस करते हैं कौन सी स्ट्रक्चरल चेंजेस हुई है आफ्टर डिसीज, और देन उसका ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज कैटावरिक एनाटॉमी। कैटावरिक एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिसमें डेड बॉडी को स्टडी किया जाता है, डेड बॉडी को या प्रिजर्व्ड बॉडी को। प्रिजर्व्ड बॉडी कौन सी होती है? जो मीन्स के ऐसी डेड बॉडी जिसे डिफरेंट फिक्सेटिव्स फॉर्म लगा के फिक्स किया जाता है, मीन्स के उसे प्रिजर्व किया जाता है। फॉर्मलिन यूज़ होता है ताकि उन बॉडी जो है उसे आर्थोलाइसिस प्योरीफिकेशन के प्रोसेस से बचाया जाए। नेक्स्ट इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस इसका स्टडी पर्पस होता है, रिसर्च पर्पस होता है। इसमें जो मीन्स की ह्यूमन बॉडी होती है, डेड बॉडी, प्रिजर्व्ड बॉडी होती है, और इससे डाइसेक्ट किया जाता है और देन एग्जामिन किया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज जेनेटिक एनाटॉमी। जेनेटिक एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स को तो स्टडी करेंगे, लेकिन जेनेटिक एनाटॉमी मीन्स के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। जेनेटिक्स में जीन आता है और क्रोमोसोम्स आते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम्स में उसको स्टडी करेंगे, जीन को स्टडी करेंगे और क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच इज टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी जो है एक तरह से रीजनल एनाटॉमी ही है। इस ब्रांच में भी उस ब्रांच में बॉडी के स्पेसिफिक रीजन, एक कोई खास रीजन लेके उसे स्टडी किया जा रहा था। इस ब्रांच में ह्यूमन बॉडी के वेरियस रीजन्स मीन्स के वेरियस पार्ट लेंगे, उन्हें स्टडी करेंगे और उनका क्या रिलेशनशिप है सराउंडिंग पार्ट्स के साथ, उसको मीन्स स्टडी करेंगे। इम्पोर्टेंस, अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो टोपोग्राफिक एनाटॉमी जो है अंडरस्टैंडिंग बॉडी स्ट्रक्चर्स, मींस के जो टोपोग्राफिक एनाटॉमी है ये हमें हेल्प करती है कि हम बॉडी के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको समझ सके और उनमें जो रिलेशनशिप है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, उनके मींस के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। डिफरेंट पार्ट लेंगे, उनकी स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो एक तरह से वो हमें हेल्प आउट कर रही होती है कि हम उसके रिलेशनशिप को समझते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है उसे समझते हैं। क्लिनिकल एप्लीकेशंस, जो हमारे पास टोपोग्राफिक का एनाटॉमी का नॉलेज होते हैं वो बहुत असेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जिनमें सर्जन्स भी आते हैं, फिजिशियंस भी आते हैं और फिजिकल थेरेपिस्ट्स भी आते हैं। जो टोपोग्राफिक एनाटॉमी होती है सर्जिकल प्लानिंग, टोपोग्राफिक एनाटॉमी जो होती है उसे इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट सर्जिकल प्लानिंग में, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके लोकेशन को और उसके रिलेशनशिप को। वो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनके लोकेशन और रिलेशनशिप को हम आइडेंटिफाई कर सके। मॉर्बिड एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम जो डिसीज़ की वजह से जो भी चेंजेस आती है स्ट्रक्चर में उसको हम स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डिसीज टिश्यू, मॉर्बिड एनाटॉमी जो होती है ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस को पढ़ते हैं जो कि बॉडी में होती है किसी डिसीज़ की वजह से, किसी इंजरी की वजह से। इसमें क्या होता है कि हम टिश्यू जो होती हैं, ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें एग्जाम करते हैं, उनकी एग्जामिनेशन करते हैं जो किसी डिसीज़ की, किसी इंजरी की वजह से होते हैं। मॉर्बिड एनाटॉमी जो होती है इसे पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी कहते हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज टेराटोलॉजी। टेराटोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम बॉडी के जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की उससे पढ़ते हैं। जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रही थी वो हम किस में पढ़ रहे थे? वो एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ रहे थे। और ऐसी ब्रांचेस में उसकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है उसे किस में पढ़ते हैं? उसको टेराटोलॉजी में पढ़ते हैं।
उसके जितने भी डिफॉर्मिटीज़ मीन्स की चेंजेस आती है वो सब हम टेराटोलॉजी में पढ़ते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग बर्थ डिफेक्ट्स मीन्स के टेराटोलॉजी जो होती है ये हमें मदद देती है कि हम बर्थ डिफेक्ट की जो वजूहात है, जो मैकेनिज़म्स है, उनको अंडरस्टैंड कर सकें। प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट्स मीन्स के जो टेराटोलॉजी का नॉलेज होते हैं वो हमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज देते हैं जिसकी वजह से हम बर्थ डिफेक्ट से प्रिवेंटिंग और मैनेजिंग कर सकते हैं। और इम्प्रूविंग प्रेगनेंसी आउटकम्स, जो टेराटोलॉजी होती हैं वो इम्प्रूव करती है प्रेगनेंसी आउटकम्स को और बेटर केयर प्रोवाइड करती है फॉर इंडिविजुअल विद बर्थ डिफेक्ट्स। नेक्स्ट ब्रांच इज डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी। डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम सारी स्ट्रक्चर्स को डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से डिस्क्राइब करते हैं, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन्हें डिटेल से स्टडी करते हैं। अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो फाउंडेशनल नॉलेज, डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी जो होती है वो हमें फाउंडेशनल नॉलेज देती है फॉर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शन। और ये जो क्लिनिकल एप्लीकेशंस की बात की जाए तो क्लिनिकल एप्लीकेशंस के डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी की कि जो डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी का नॉलेज होता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, सर्जन, फिजिशियन, फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी होती है इसे यूज़ किया जाता है फॉर रिसर्च, फॉर एजुकेशन, टू एडवांस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड टू रीच और एनाटॉमी टू स्टूडेंट्स। मीन्स के जो डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी का नॉलेज होता है उससे हम ह्यूमन बॉडी को और अच्छे से समझ सकते हैं और हम स्टूडेंट्स को एनाटॉमी को टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में जॉइंट्स को स्टडी करती है, जिस ब्रांच में आर्टिकुलेशंस को स्टडी करते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनकी क्लासिफिकेशंस को, उनके फंक्शंस को जॉइंट्स के। उसके अलावा जो डायग्नोसिस करती है अगर कोई डिसीज़ हो गई या जॉइंट्स रिलेटेड और उसका ट्रीटमेंट करती हैं। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो आर्थोलॉजी जो होती है, आर्थोलॉजी हमें अंडरस्टैंडिंग जॉइंट्स फंक्शंस मीन्स कि आर्थोलॉजी जो होती है हमें मदद करती है कि हम जॉइंट्स काम कैसे कर रहे हैं, जॉइंट्स अगर किसी इंजरी से डिफेक्ट हुए हैं तो वो डिसीज से डिफेक्ट हुए, वो कैसे डिफेक्ट हुए, वो सब हम स्टडी करते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट मीन्स कि जो आर्थोलॉजी होती है उसका नॉलेज जो होता है वो डायग्नोसिस के लिए और ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होता है फॉर जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर। जॉइंट से रिलेटेड अगर कोई डिसऑर्डर हुआ है उसकी डायग्नोसिस के लिए और उसके ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। इम्प्रूव्ड जॉइंट हेल्थ मीन्स के जब हम आर्थोलॉजी ऐसी ब्रांच है जब हम उसमें क्या स्टडी करते हैं, मेंटेन करती है जॉइंट्स की हेल्थ को और प्रिवेंट करती है जॉइंट्स को रिलेटेड प्रॉब्लम्स से। नेक्स्ट ब्रांच इज मायोलॉजी। मायोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम मसल्स को स्टडी करते हैं, मस्कुलर सिस्टम को स्टडी करते हैं। इसमें जो मसल्स के स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस को और मसल्स के रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर होते हैं उनको, अगर इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो मस्कुलर सिस्टम को हम अच्छे से समझ सकते हैं। मस्कुलर सिस्टम के स्ट्रक्चर्स, उनके फंक्शंस को डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट्स मीन्स कि जो मायोलॉजी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है डिफरेंट मसल्स के रिलेटेड डिसऑर्डर्स को डायग्नोस करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। मायोलॉजी जो होती है इससे हम जो मसल्स की हेल्थ होती है उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। मायोलॉजी का जो नॉलेज होता है उसको अप्लाई करते हैं, देन हम मेंटेन कर सकते हैं मसल्स की हेल्थ को और प्रिवेंट कर सकते हैं मसल्स को मसल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम से। नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम नर्वस सिस्टम को स्टडी करते हैं। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कोड आता है, नर्व्स आती हैं। इसमें जो है डायग्नोसिस की जाती है, इसमें डायग्नोसिस इन्वॉल्व होती है, इसमें ट्रीटमेंट इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स के जो डिसऑर्डर होते हैं, जो डिसीज़ होती है जो कि नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही होती है उनको डायग्नोस करते हैं, देन उनको ट्रीट करते हैं। अगर
इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो न्यूरोलॉजी जो होती है, न्यूरोलॉजी की वजह से हम अंडरस्टैंडिंग नर्वस सिस्टम मीन्स कि नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स को, उसके फंक्शन को। नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मीन्स के जो नॉलेज होते हैं न्यूरोलॉजी का इसेंशियल होते हैं, मीन्स के इस ज़रूरी होते हैं कि हम जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी डायग्नोसिस कर सकें और देन उसका ट्रीटमेंट कर सकें। इम्प्रूव न्यूरोलॉजिकल हेल्थ मीन्स के जो न्यूरोलॉजी होती है, अंडरस्टैंडिंग जब हम उसे समझते हैं तो वो हमें हेल्प कर सकती हैं फॉर मेंटेनिंग healthy nervous system functions and preventing neurological disorders। नेक्स्ट ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी जो है ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम ऑर्गन्स की फॉर्म में, ऑर्गन्स की शेप में जितनी भी चेंजेस होती हैं उन्हें स्टडी करते हैं। जो इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो इन शॉर्ट मॉर्फोलॉजी में हम शेप्स को स्टडी करते हैं, फॉर्म्स को स्टडी करते हैं, उनकी चेंजेस को स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होती हैं उनकी स्ट्रक्चर्स को, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। जो नॉलेज होता है मॉर्फोलॉजी का वो मीन्स के ज़रूरी होता है फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट ब्रांच इज डर्माटोलॉजी। डर्माटोलॉजी नाम से पता चल रहा है, डर्मा मीन्स फॉर स्किन। ऐसी ब्रांचेस में हम स्किन्स को स्टडी करते हैं और स्किन के रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें स्टडी करते हैं, उन्हें डायग्नोज करती है, उनका ट्रीटमेंट करती है और जो स्किन होती है उसको डिफरेंट स्किन कंडीशंस को प्रिवेंट करती हैं। फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ डर्माटोलॉजी स्किन हेल्थ, स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जो हमारे पास डर्माटोलॉजी होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग स्किन हेल्थ, डायग्नोसिस, डिसीज डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसीजेस एंड डिसऑर्डर। मीन्स के ऐसी ब्रांच जिस ब्रांच में हम नॉलेज को यूज़ करते हैं फॉर फाइंडिंग, फॉर डायग्नोसिस। अगर कोई डिसीज़ है पहले उसकी डायग्नोसिस करेंगे देन उसका ट्रीटमेंट करेंगे। एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में नर्व्स को स्टडी किया जाता है और जिस ब्रांच में सर्कुलरी सिस्टम को स्टडी किया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स आती हैं और ब्लड वेसल्स में आर्टरीज भी आती है, वेन्स भी आती है और लिम्फेटिक वेसल्स भी आती है। नर्व्स को और सर्कुलेटरी सिस्टम को मीन्स ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज को, वेन्स को, लिम्फेटिक वेसल्स को जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है दैट ब्रांच इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। और उनके रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होती हैं उनको डायग्नोज किया जाता है और देन उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ एंजियोलॉजी, फर्स्ट इज वस्कुलर हेल्थ। एंजियोलॉजी जो होती है, इधर एंजियोलॉजी में जितना भी नॉलेज होता है ब्लड वेसल्स के रिलेटेड उन्हें यूज़ किया जाता है और ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी हेल्थ को मेंटेन किया जाता है। और डिसीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वस्कुलर डिसीज़ मीन्स के जितनी भी ब्लड वेसल्स के रिलेटेड डिसीज़ होती हैं उन्हें डायग्नोज किया जाता है और देन उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट इज अप्लाइड एनाटॉमी। अप्लाइड एनाटॉमी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स का नॉलेज होते हैं उन्हें अप्लाइड किया जाता है। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी अगर देखा जाए तो क्लिनिकल और अप्लाइड एनाटॉमी सेम थिंग्स हैं। इन दोनों ब्रांचेस में जो एनाटॉमिकल नॉलेज होते हैं उसे मेडिकल प्रैक्टिसेस में, सर्जरी में अप्लाई किया जाता है। जो मीन्स जो ओल्ड टर्म थी वो थी अप्लाइड एनाटॉमी, अब जो न्यू टर्म यूज़ होती है वो यूज़ होती है क्लिनिकल एनाटॉमी। अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो ये दो ब्रांचेस सेम ही हैं। एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड एनाटॉमी, फर्स्ट एप्लीकेशन है मेडिसिन्स, for diagnosis, for treatment, and for surgery purposes. Applied anatomy is used and in healthcare. In healthcare, for patient care, for physical therapy or and other
occupational therapist, and the last importance is research for understanding human body as a whole. Next branch is endocrinology. एंडोक्राइनोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हार्मोन्स को स्टडी किया जाता है, एंडोक्रीन सिस्टम को स्टडी किया जाता है। जितने भी डिसऑर्डर्स होती हैं, जितनी भी डिसीज़ होती है हार्मोन्स के रिलेटेड, उन्हें डायग्नोस किया जाता है और उन्हें ट्रीट किया जाता है। हार्मोन्स की प्रोडक्शन और उनकी रेगुलेशन के रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर्स होती हैं। इम्पोर्टेंस की बात की जाए, हार्मोन रेगुलेशन एंडोक्राइनोलॉजी जो होती है वो हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है डिफरेंट हार्मोन्स की प्रोटेक्शंस को, जो कि हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। सेकंड इसकी इम्पोर्टेंस है डिसीज़ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जो हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होती हैं उनकी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन के रिलेटेड उन्हें डायग्नोस करती है और देन उनको ट्रीट करती है। इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी जो होती है, इसे यूज़ करके हम डिफरेंट जो हेल्थ इश्यूज होती हैं रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम उन्हें सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिनमें फर्टिलिटी इश्यूज भी हो सकते हैं और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स इश्यूज भी हो सकते हैं, जस्ट लाइक पीसीओएस। लास्ट ब्रांच इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में हम बोन्स को स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच में हम स्केलेटन सिस्टम को स्टडी करते हैं। जो बोन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को, उनकी डेवलपमेंट को, उसके अलावा उनके बोन्स रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें डायग्नोस करती हैं, देन उनका ट्रीटमेंट करती हैं। इम्पोर्टेंस की बात की जाए, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्टियोलॉजी, तो इसकी फर्स्ट इम्पोर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग स्केलेटन सिस्टम। ऑस्टियोलॉजी इसका नॉलेज को यूज़ करके हम ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन सिस्टम होता है, स्केलेटन सिस्टम जितनी बोन्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके फंक्शंस को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, जो मीन्स के डिसीज़ होती हैं बोन रिलेटेड, उन्हें डायग्नोस करके उनको ट्रीट करती हैं, और जो बोन्स की हेल्थ होती है उन्हें इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव्ड बोन हेल्थ जो ऑस्टियोलॉजी होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑस्टियोलॉजी कैन हेल्प अस डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मेंटेनिंग हेल्थी बोन्स एंड प्रिवेंटिंग बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स।